हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट. एंड स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल about the 5 important MCQs which are related with the Constitution of India. And all these MCQs are important for all competitive examination, and all these MCQs are actually based on class 11 NCERT political science textbook. Okay, तो आइए स्टार्ट करते हैं इन 5 MCQs को, जिसे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे सारे एक्सप्लेनेशन के साथ. तो सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच प्लान. तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की कौन से प्लान के अंडर में बनती है? ऑप्शन ए वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान, अगस्त ऑफर एंड कैबिनेट मिशन प्लान. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान के तहत बनती है? तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के बेसिस में बनती है? कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है. तो आइए जानते हैं ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या है. तो द फर्स्ट थिंग, दैट कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946. तो कैबिनेट मिशन इंडिया में कब अराइव्ड होती है, कब आती है? 1946, just after the end of the Second World War. And the cabinet mission consisted of how many members? This cabinet mission is actually consisted of 3 members, namely first, that is Lord Penthick Lawrence, Sir Stafford Cripps and Mr. A.V. Alexander. And all these 3 members were the part of the cabinet mission which was said by, जो कहाँ से भेजा गया था? ब्रिटिश कैबिनेट से इसे भेजा गया था. ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को इंडिया में भेजा था ताकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हो जाए. ठीक है, एंड द मिशन प्रपोज्ड अ प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन यूनियन. और इस पर्टिकुलर प्लान में ये मेंशन किया गया था दैट कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट प्रोविंसेस से, वो किस बेसिस में होंगे? So the representatives of provinces were based on the population, and this population was roughly a ratio of 1:10, that is 1 representative over 10 lakh population. ठीक है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा 10 लाख पॉपुलेशन पर, यानी 10 लाख लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, इस तरह से इस कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने की भी कोशिश की थी. तो दिस इज अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान. Now, the second question, which of the following statements regarding Constituent Assembly of India is or are correct? तो इनमें से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए स्टूडेंट, एंड इन those 2 स्टेटमेंट में फर्स्ट वन इज फर्स्ट सिटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946. तो ये सारे स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही रिलेटेड है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा गया दैट द फर्स्ट सिटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, एंड ऑन द अदर हैंड सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइडेड द फर्स्ट डे सिटिंग. तो इस क्वेश्चंस को हमें समझने की जरूरत है, स्टेटमेंट को हमें माइनॉरिटी ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि क्या इस स्टेटमेंट में कहा गया है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. क्या ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, या फिर इनमें से कोई एक करेक्ट है? तो इसके लिए ऑप्शन भी दिया है, ओनली 1, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 यानी दोनों ही करेक्ट है, या फिर नन ऑफ दीज. तो आइए चेक करते हैं करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ओनली 1, यानी ऑप्शन 1, दिस वन स्टेटमेंट, यानी द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन ओनली, दैट इज फर्स्ट सिटिंग was held on 9th December 1946. Okay, now let's discuss in brief this topic. So Dr. Sachidananda Sinha temporarily chaired the first meeting of the Constituent Assembly. तो यहाँ आपने देखा था कि सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया that is Dr. Rajendra Prasad presided the first day sitting. So this is the wrong statement. Why? Because the first meeting, यानी first day meeting is presided over by Dr. Sachidananda Sinha, who was temporarily chaired the first sitting of the Constituent Assembly, and this first sitting was held on 9 December 1946. And the Constituent Assembly
elected Dr. Rajendra Prasad as permanent chairman on 11 December 1946. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि मेन प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, या फिर आप कह सकते हैं कि परमानेंट चेयरमैन थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उनका इलेक्शन कब होता है? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें इलेक्ट किया जाता है एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. And on the other hand, the name of this Dr. Rajendra Prasad was proposed by whom? It was proposed by J.B. Kripalani, जो कि बहुत ही रिनाउंड पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. और बाद में J.B. Kripalani was related with as the founder president of Praja Socialist Party. Now the third question, which of the following provision is or are borrowed from British Constitution? तो यहाँ पर आपके लिए 4 प्रोविजंस दिए गए हैं एंड ऑलरेडी मैंने प्रोविजंस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से प्रोविजन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं. तो स्टूडेंट प्लीज मैं उन वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप प्रोविजन बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में आप वहां से स्टडी कर सकते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ये कहां से लिया गया है? क्या ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? तो आपको आइडेंटिफाई करना है इन 4 में से कौन से जो प्रोविजंस है दैट इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सेकंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, एंड फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज. एंड दीज आर द कोड्स, दैट इज ऑप्शन ए ओनली 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी में 2 1 2 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 3 4 ओनली, एंड ऑप्शन डी 1 2 3 4 एनी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा. सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली, दैट इज 1 2 and 3. ओके, all these provisions were borrowed from where? From the British Constitution to the Indian Constitution. तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म को हमने अडॉप्ट किया है. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसे एफपीटीपी के नाम से जाना जाता है, एंड दिस एफपीटीपी इज व्हाट? इट इज द इलेक्शन सिस्टम. तो हमारे कंट्री पे जो इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस इलेक्शन मेथड. देयर आर 2 इलेक्शन मेथड, दैट इज एफपीटीपी, एक है एफपीटीपी and the another is PR, which is known as proportional representation. But for general election, the government, the constitution adopted this FPTP system. Okay, and another feature which is adopted from the British Constitution, that is the parliamentary form of government. The idea of rule of law. What do you mean by rule of law? Everything according to the law. And the fourth one, that is the institution of speaker and her and his role. And the last one, that is the law making procedure. On the other hand, the fundamental duties, actually fundamental duties are not the part of this particular British Constitution. Then from where India inspired? So India inspired by the constitution of the erstwhile Soviet Union. ठीक है, जो पुराना यूएसएसआर, उस यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया इंस्पायर होती है और इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट किया. But the most important feature is that this was not the part of the original Constitution of India, which was adopted on 26 November 1949. ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जिस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, these were not the part of the Constitution of India. Then इसे कब अडॉप्ट किया गया? तो in 1976 the 42nd amendment to the constitution was passed and with the recommendation by सरदार स्वरण सिंह कमिटी. ठीक है, ये 46 amendment जो है ये किसके रिकमेंडेशन से होती है? सरदार स्वरण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन से होती है. एंड आफ्टर दिस अमेंडमेंट दिस फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड इन पार्ट 4A. ओके, पार्ट 4A and consist only one article, that is 51A. ठीक है,
पार्ट 4A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये नया पार्ट ऐड किया गया एंड दिस पार्ट, इन दिस पार्ट ओनली 51 क्लॉज A becomes the part of the fundamental duties, यानी only this single particular article deals with the fundamental duties. Now at present there are 11 fundamental duties. तो at present कितने fundamental duties है? 11 fundamental duties है. But when these fundamental duties adopted in the Constitution of India, at that time there were only 10 fundamental duties. Okay, and by the 86th constitutional amendment in 2002, okay, in 86th constitution, by the 86th constitutional amendment in 2002, the 11th fundamental duty was added in the constitution. Okay, the student आप मुझे 11 fundamental duties which is added by the 86th constitutional amendment in 2002, उसे आप comment section में mention करके बताइएगा what is the 11th fundamental duty. Okay, अब बात करते हैं question number 4. Which of the following provisions of the Indian Constitution was passed without virtually any debate? तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ, जितने भी प्रोविजंस हमने अडॉप्ट किए हैं उन सभी पर बहुत ही ज्यादा डिबेट हुए हैं. ठीक है, डिबेट हुआ है, डिस्कशन हुआ है और उसके साथ साथ डिबेट डिस्कशन के साथ उस पर वोटिंग हुई है कि कितने लोगों ने उसे सपोर्ट किया है या नहीं सपोर्ट किया है, पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है, चाहे वो कोई भी मैटर क्यों ना हो. लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा मैटर है जिस पर कोई डिबेट था ही नहीं. तो आइए इन 4 ऑप्शंस में से उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं जहां जिस पर्टिकुलर प्रोविजंस पर देयर वाज नॉट एनी डिबेट. सो ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. So the correct answer is option A, that is introduction of universal suffrage. Okay, introduction of universal suffrage which is also known as universal adult franchise के रूप में, and this gives what? इस universal adult franchise से हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है without any discrimination. हर व्यक्ति को मतलब all adult citizens. ठीक है, all adult जो है उन सभी को 18 years और above. ठीक है, जिनका एज जो है 18 साल या 18 साल से ज्यादा होगा उन्हें राइट टू वोट मिलेगा. दे गॉट द राइट टू वोट. ठीक है, उन्हें राइट टू वोट मिलेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम से क्यों ना बिलोंग करे, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सभी को वोट देने का अधिकार मिलता है. तब उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. Okay, suffrage is actually related with right to vote. So यहाँ पर एक explanation मैंने डिटेल में किया है. While in any assembly that claims to be representative, यानी any assembly, यहाँ पर हम किस assembly के बारे में बात कर रहे हैं? Constituent assembly, वह सारी assembly जो कि claim करती है कि हम representatives है. तो भाई representatives कैसे होती है? जब वो diverse section of society को represent करती है, ना कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अपनी ओन आइडेंटिटी और अपने ओन कम्युनिटी के नीड्स को फुलफिल करने की बात करते हैं. तो ठीक इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे ना, उन सभी ने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया और उसमें कभी भी उन्होंने जो है अपने पर्सनल नीड के लिए काम नहीं किया, बल्कि व्हाट दे डिड एक्चुअली, ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड. जितने भी मेंबर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी बातों को रखा, डेलिब्रेट किया, डिस्कशन किया, डिबेट किया, दैट इज ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन. क्योंकि वी डोंट वांट टू गो बैक इन द पास्ट, हम पास्ट में वापस नहीं जाना चाहते थे जहां पर डिस्क्रिमिनेशन था, कितने सारे प्रॉब्लम्स थे. अब एक यंग नेशन बन रहा है इंडिया, इंडिपेंडेंट नेशन बन रही है. तो भाई इस इंडिपेंडेंट नेशन का फ्यूचर हमें डिसाइड करना है और फ्यूचर तभी हम अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हैं जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव अपने ओन इंटरेस्ट, ओन बैकग्राउंड को ध्यान में ना रखते हुए पूरे नेशन को ध्यान में रखे. तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया. इन्होंने पूरे नेशन को ध्यान में रखा और कभी भी अपनी बातों को, अपने इंटरेस्ट को सामने आने नहीं दिया. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड आई थिंक दिस
a very easy question. Which of these is not a function of the constitution? इनमें से कौन सा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है? नॉट ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन नहीं है. ऑप्शन ए है, इट गिव्स अ गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. It marks out different spheres of power for different branches of government. It ensures that good people come to power. It gives expression to some shared values. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? The correct answer is that कि करेक्ट मतलब यहाँ पर करेक्ट है नॉट. ठीक है, आपको नॉट आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है. तो दैट इज इट एंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर. इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंश्योर करेगी कि केवल गुड पीपल पावर में आए? तो बैड कौन है ना? ये डिसाइड कौन करता है? जुडिशियरी डिसाइड करती है भाई ये सारी चीजें, है ना. इट इज डिसाइडेड बाय जुडिशियरी. कोर्ट इसे डिसाइड करती है कि कौन बैड है, कौन रॉन्ग है, कौन रॉन्ग डूअर है. तब उसे जो है रोक लगाई जाएगी. जब अगर उस पर चार्जेस फिक्स हो जाते हैं, उन्हें पनिशमेंट मिल जाती है, तब जाकर के ही रोक लगती है. लेकिन ऐसे तो हम किसी को गुड पीपल या बैड पीपल करके उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. सो दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर गारंटी करती है कि राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को सिक्योर रखा जाए. एंड इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. यानी जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये जो डिफरेंट ब्रांचेस है, इन तीनों ब्रांचेस के कितने पावर्स है, क्या पावर्स है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना, उन्हें बताना कि किनके क्या लिमिटेशंस है, ये एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में ही किया जा सकता है. और उनमें से एक एग्जांपल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज. ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन जो है शेयर्ड वैल्यूज को एक्सप्रेशन देता है, क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. लेकिन यहाँ हम डाइवर्सिटी को ही हमारी स्ट्रेंथ मानते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हम सभी एक शेयर्ड वैल्यूज लेकर के चलते हैं, इंडिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर चलते हैं. तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. तो स्टूडेंट, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.